नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 228 बर्खास्त विधानसभा कर्मचारियों की याचिका। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, पुलिस वालों की शिकायत अब घर बैठे कीजिए। धामी ने उद्योगपतियों को दिया उत्तराखंड में निवेश का न्योता। वाहनों के लिए कॉमर्शियल परमिट की शर्तें कड़ी। डॉक्टर कौशल भरसाल विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त। बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव वापस हो महरा। स्वास्थ्य विभाग के 43 डॉक्टर बर्खास्त, 18 को नोटिस जारी। सुशासन दिवस, गांव में लगेंगे चौपाल, सीएम मंत्री होंगे शामिल। यूट्यूबर सौरभ ने अपने बयान पर माफी मांगी। एमपीपीजी छात्र चुनाव को शक्ति प्रदर्शन शुरू। राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती। हल्द्वानी में अंडरपास दूर करेंगे जाम की समस्या। नैनीताल बैंक बेचने के विरोध में कर्मी आंदोलित। अतिक्रमण तोड़ने आई टीम हंगामे के बाद बैरंग लौटी। अंकिता हत्याकांड, सबूत नष्ट करने को सरकारी तंत्र जिम्मेदार, सीबीआई जांच हो। गैंगस्टर रितेश के बैंक खाते से संपत्ति होगी जब्त। रोडवेज यात्रियों की सुरक्षा की खिलवाड़ पर रिपोर्ट तलब। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18 को वीडियोग्राफी होगी। वन निगम के लाट से खनन होने से घाटा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा के हटाए गए 228 कर्मियों की विशेष अनुमति याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। इस याचिका में उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे उन्हें हटाने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया गया। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएस सुंदरेश की पीठ के समक्ष याचिका गुरुवार को सुनवाई पर आई। पीठ ने कहा कि यह विचारणीय नहीं है, मैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कारण नजर नहीं आता, इसलिए वह इसे खारिज कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने 2016 से पहले की गई नियुक्ति का मामला उठाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कड़ाई से रोका और कहा कि आपकी याचिका खारिज की जाते हैं। इस पर वकील ने याचिका को वापस ले लिया। इसके कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। विधानसभा सचिवालय की ओर अधिवक्ता अमित चंद्र तिवारी की ओर से बहस की। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध की गई थी और इनसे विधानसभा को 1 करोड़ रुपए का भार हर माह वेतन के रूप में झेलना पड़ रहा था। ये पूरी तरह बैकडोर नियुक्तियां थी, जिनमें किसी कानून का पालन नहीं किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ पिछले माह विधानसभा अध्यक्ष के कर्मचारियों को हटाने के फैसले का सही ठहराया था। देहरादून, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में अब पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज हो सकेंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने अपने मेल आईडी और फोन नंबर जारी कर दिए हैं। जल्द ही प्राधिकरण की इसके लिए प्राधिकरण ने अपने मेल आईडी और फोन नंबर जारी कर दिए। जल्दी प्राधिकरण की वेबसाइट भी शुरू हो जाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एनएस धानिक ने गुरुवार को पार्क रोड स्थित कार्यालय में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस से पीड़ित व्यक्ति सीओ से लेकर डीजीपी तक के खिलाफ शिकायत प्राधिकरण में कर सकते हैं, जिस पर सुनवाई के बाद कार्रवाई की संस्कृति गृह विभाग को भेजी जाती है, जिसे मानने के लिए गृह विभाग बाध्य है। बताया कि पीड़ित कार्यालय शिकायत कर सकता है या अब आयोग के तय फॉर्मेट में शपथ पत्र के साथ शिकायत मेल आईडी spcuttarakhand@gmail.com पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा शिकायत करने या जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 0135 20 317 पर भी फ़ोन कर सकते हैं। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के खिलाफ शिकायत जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण हल्द्वानी और देहरादून में कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदस्य सैनिक जिला जज GS धर्मसत्तू, रिटायर्ड JD लॉ जगपाल बिष्ट, अधिवक्ता RS राघव और सचिव अब्दुल कयूम भी मौजूद रहे। अब तक 1991 शिकायतें हो चुकी हैं, जिनमें से 1877 का निस्तारण हो गया, जिनमें से 56 में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की आदेश दिए गए, जबकि 25 पर सुनवाई चल रही है। वहीं 2018 में हल्द्वानी और दून में जिला प्राधिकरण खुलने के बाद वहां भी करीब 873 शिकायतें आ चुकी हैं और 634 का निस्तारण हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलाव को तैयार है। जल्द लॉजिस्टिक नीति तैयार होने वाली है। उद्योग नीति में भी उद्योगपतियों के सुझावों को शामिल किया जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव 2022 में
कृषि, उद्यान, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के पास प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही बेहतर मानव संसाधन भी उपलब्ध है। सरकार राज्य में औद्योगिक संस्थानों को हर प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। इसके लिए औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से समय समय पर संवाद स्थापित किए गए हैं। इस दौरान औद्योगिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं उन्हें राज्य की औद्योगिक नीति में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। राज्य में फार्मास्यूटिकल उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शानदार कारोबार कर रहे हैं। राज्य ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल पार्क और एक अरोमा पार्क स्थापित किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 11 फसलों को जीआई टैग किया जा चुका है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में आजीविका का सबसे बड़ा संसाधन पशुपालन, दुग्ध से संबंधित उत्पाद है। राज्य में डेयरी उत्पादों के प्रोडक्शन के साथ ही उनकी मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने कहा कि निवेशकों को लाइसेंस ऑफिसर की जरूरत होगी तो इसकी भी व्यवस्था बनाई जाएगी। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि राज्य में 2 मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है। काशीपुर में अरोमा पार्क भी बनाया गया है। सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, नई औद्योगिक नीति की जानकारी साझा की। सचिव बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और डेयरी पर आधारित इन कॉन्क्लेव में इन क्षेत्रों से जुड़े निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। पतंजलि ग्रुप के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि राज्य में 4 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एरोमेटिक एवं मेडिसिनल क्षेत्र में राज्य में काफी संभावना है। इस अवसर पर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए। राज्य में आरटीए से जारी होने वाले कॉमर्शियल वाहनों के परमिट की शर्त में बदलाव होने जा रहा है। भविष्य में परमिट की शर्त के साथ वाहन लोकेशन ट्रेस करने वाली जीपीएस डिवाइस को लगाना और इसके लिए तय एसओपी का अक्षरतः पालन करना भी शामिल होगा। सभी आरटीओ को आगामी संभागीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए की बैठक में परमिट मानक संशोधन का प्रस्ताव लाकर मंजूर कराने के निर्देश दिए गए हैं। उधर परिवहन विभाग ने बीएलटी से जुड़े वाहनों के लिए नई एसओपी तय कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट सस्पेंड करने और ड्राइवर का लाइसेंस ब्लॉक करने का भी प्रावधान रखा गया है। संपर्क करने पर एसटी के सचिव व संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि एसओपी मानने की बाध्यता को परमिट से जोड़ने पर यातायात उल्लंघन और यात्री सुरक्षा से जुड़े नियमों के अनुसार कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। मालूम कि कमर्शियल वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में 25,000 से ज़्यादा वाहनों में यह इंस्टॉल हो चुके हैं। डिवाइस हर एक से 2 मिनट के बीच वाहन के रूट चलाने के तरीके, नियमों के उल्लंघन की जानकारी देगा। ऊर्जा निगम की ओर से बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आम आदमी पर एक के बाद एक वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया। चेतावनी दी कि प्रस्ताव जल्द वापस लिया लिया जाए तो जोरदार विरोध दर्ज होगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया। कहा कि सरकार बिजली दरों में इजाफे के साथ सीवरेज और पेयजल की दरें भी बढ़ाने जा रही है। इसका खामियाजा पहले से महंगाई की मार झेलना आम जनता की ओर भुगतना पड़ेगा। कहा कि आम जनता केंद्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों से पहले त्रस्त है। महंगाई पर न केंद्र और न ही राज्य सरकार के स्तर से कोई नियंत्रण किया जा रहा है। बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर परविंदर कौशल बीरचंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में पौड़ी गढ़वाल के कुलपति नियुक्त हुए हैं। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने उनकी नियुक्ति पर मोहर लगा दी है। डॉक्टर कौशल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या अधिक वर्षता आयु पूर्ण होने तक रहेगी। डॉक्टर परविंदर कौशल इससे पूर्व जनवरी 2017 से जुलाई 2019 तक बिरसा स्टेट कृषि विश्वविद्यालय रांची और जुलाई 2019 से अप्रैल 2022 तक डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्योगिकी वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन हिमाचल के कुलपति रह चुके हैं। बरसात विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए कुल 46 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त पैनल से बातचीत के बाद राज्यपाल ने इसका चयन किया। इस प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। राजभवन पारदर्शिता के लिए कुलपतियों की नियुक्ति को जाने वाली साक्षात्कार को रिकॉर्ड भी करता है। उत्तराखंड के अस्पतालों से गायब चल रहे 61 डॉक्टरों में से 43 को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, जबकि 18 डॉक्टरों को 1 सप्ताह के भीतर ज्वाइन न करने पर बर्खास्त की चेतावनी दी गई है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से संदर्भ में आदेश दिए गए। राज्य में एमबीबीएस डॉक्टरों की संख्या बढ़ने के बाद अब गायब डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। पिछले दिनों गायब 112 डॉक्टरों की बर्खास्तगी की गई थी, जिसके बाद अब 43 अन्य डॉक्टर की भी सेवा समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही बॉन्ड के तहत तैनात किए गए 18 डॉक्टरों को भी गायब रहने पर नोटिस भेजे गए हैं। डॉक्टरों को 1 सप्ताह के भीतर ज्वाइन न करने पर बर्खास्त की चेतावनी दी गई है। पिछले साल कुछ समय से अस्पतालों में लगातार डॉक्टरों ने तैनाती करी है, लेकिन इनमें काफ़ी डॉक्टर तैनाती के बाद गायब हो रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को अब सरकार ज़्यादा वक्त देने के मूड में नहीं है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि गायब चल रहे 43 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है।
पूर्व सीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले सुशासन दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम चौपाल आयोजित की जाएगी। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी किसी एक ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। मंत्री और जनप्रतिनिधि भी इन चौपालों में भागीदारी करेंगे। इसके साथ सूर्य उपासना का नारायणी उत्तरायणी पूर्व धूमधाम के साथ प्रदेश भर में मनाया जाएगा। गुरुवार को सीएम ने सचिवालय में उत्तरायणी मेले, सुशासन दिवस, वीर बाल दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस पर राज्य के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को जिला प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। 25 दिसंबर से 9 फरवरी 2023 तक प्रमाण पत्रों के वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीएम ने कहा कि उत्तरायणी मेले का भव्य आयोजन किया जाए। 14 जनवरी को उत्तरायणी उत्सव का मुख्य आयोजन बागेश्वर में किया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से भव्य आयोजन किया जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को उत्तरायणी मेले के महत्व की जानकारी देने और अंतर्राष्ट्रीय में पहचान दिलाने को प्रदेश में भव्य आयोजन होगा। राज्य कर विभाग जीएसटी की टीम ने टैक्स चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार को लालकुआ और लालपुर रुद्रपुर की 3 फर्मों में टीम ने रेड कर करीब 15 से 20 करोड़ टैक्स की चोरी पकड़ी। 6 घंटे की कार्रवाई के दौरान संबंधित फर्मों से 2 करोड़ जुर्माने के तौर पर जमा कराए गए। अफसरों ने बताया कि जांच जारी है। टैक्स चोरी का अनुमानित आंकड़ा और बढ़ सकता है। राज्य कर आयुक्त के निर्देशन में केंद्रीय अधिसूचना इकाई उत्तराखंड देहरादून के अफसरों की अगुवाई में कुमाऊं के जीएसटी अफसरों की संयुक्त टीम ने गुरुवार को नैनी प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड लालपुर, राहुल कॉन्ट्रैक्टर एवं अमित एंटरप्राइजेज लालकुआ के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापामारी की। पूर्व से एकत्र टैक्स चोरी की जानकारी और सूचनाओं के आधार पर की गई कार्रवाई में अनुमानित 15 से 20 करोड़ के माल सेवा कर के अवंचन यानी जीएसटी चोरी की बात सामने आई। विशेष अभियान के तहत केंद्रीय अधिसूचना इकाई उत्तराखंड के उपायुक्त धर्मेंद्र चौहान, विनय कुमार पांडे और इकाई रुद्रपुर के विनय प्रकाश ओझा की मौजूदगी वाली टीमों की ये कार्रवाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार चलती रही। टैक्स चोरी की पुष्टि होने पर इन सभी फर्मों से 2 करोड़ के रुपये जमा कराए गए। राज्य कर के तौर पर और धनराशि जमा कराए जाने पर भी फर्म ने हामी भरी है। पहले अपने फनी यूट्यूब वीडियो और अब बड़ बोले पन से चर्चाओं में आए यूट्यूबर सौरभ जोशी ने उत्तराखंड हल्द्वानी के लोगों से माफी मांगी है। गुरुवार को यूट्यूब में एक ब्लॉग जारी कर सौरभ ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं। ये कहा कि उनके ब्लॉग के जरिए लोग उत्तराखंड को देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सौरभ खूब चर्चा में, सोशल मीडिया में उनकी खूब आलोचना हो रही है। उनका कारण था उनकी एक वीडियो का वायरल हो जाना। इस वीडियो में सौरभ कहते हुए सुनाई दे रहे थे उत्तराखंड हल्द्वानी के लोग उनकी वजह से पहचानते। ये बात लोगों के खासे नागवार गुजरी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर सौरभ की खूब आलोचना की गई, यहाँ तक कि उनको बाइकआउट तक की बात चलने लगी। उधर गुरुवार को यूट्यूबर ने एक ब्लॉग शेयर कर सफाई देते हुए कहा कि मैं अभी एक दो दिन से देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, शायद उन्हें गलतफहमी हो गई है। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मेरी वजह से लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, बल्कि कहा था कि मेरे ब्लॉग से लोग उत्तराखंड हल्द्वानी को देख रहे हैं। मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो मेरी तरफ से सॉरी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी परिसर में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। गुरुवार को छात्र नेताओं ने परिसर के साथ ही छात्रावास अन्य स्थानों पर अपने पक्ष में मतदान कराने की अपील की। हालांकि फिलहाल संगठन की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि छात्र महासंघ का चुनाव हेरिटेज भवन में होगा। इसके लिए डीएसपी परिसर के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर एलएस लोधियाल को जिम्मेदारी दी गई। सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया कि छात्र संघ चुनाव के बाद समय से विश्वविद्यालय को मेल के माध्यम से विभिन्न प्रतिनिधियों की सूची उपलब्ध कराए हैं। शहर छात्र संघ चुनाव के स्वागत के लिए तैयार है। एमपीपीजी कॉलेज के अंदर बाहर की दीवारों ही नहीं बल्कि सड़क का हर कोना छात्र नेताओं के पोस्टरों से पटा पड़ा है। आचार संहिता प्रभावी होने के कारण गुरुवार को कॉलेज में कई बैनर पोस्टर हटाए गए। वहीं एबीवीपी समेत निर्दलीय उम्मीदवारों ने रैली निकालकर जमकर सक्रिय प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता गुरुवार को दोपहर को एमबी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में एकत्र हुए। यहां से लंबी रैली एमबीपीजी कॉलेज तक निकाली गई। इसके बाद रैली नैनीताल रोड और अन्य जगहों तक भी निकाली गई। इस दौरान उम्मीदवारों ने अपने मुद्दे गिनाए। कौशल बिरखानी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप कुलियाल, नीरज मेहरा, अंकिता तोलिया, रोहित, रश्मि लमगड़िया, हिमांशु ज्योति आदि चुनाव लड़ रहे हैं। हल्द्वानी में अंडरपास दूर करेंगे जाम की समस्या। पुलिस प्रशासन उत्तराखंड अर्बन स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी यूयूएसडीए के अधिकारियों ने शहर में जाम संभावित चौराहों और सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के अंडरपास बनाए जाने पर चर्चा की गई। संबंध में रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। गुरुवार शाम डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणी और एसपी क्राइम और यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र यूयूएसडीए के अधिकारियों के साथ जाम स्थलों का निरीक्षण किया। डीआईजी ने बताया कि ईडीबी परियोजना के तहत शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए कार्य किए जाने हैं। निरीक्षण के दौरान कट खोलना, कट बंद करना, अंडर पास निर्माण, फ्लाईओवर निर्माण, स्काई फुटवॉल, फुट ओवरब्रिज, सड़कों का चौड़ीकरण पर मंथन किया गया।
नैनीताल बैंक को निजी निवेशकों को बेचने का हम विरोध करते हैं। बैंक को बीओपी में मर्ज किया जाए। कर्मचारी एकजुट हैं, बेचने के निर्णय के विरोध में आंदोलन करेंगे। परवीन शाह, महामंत्री, नैनीताल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन। नैनीताल बैंक को बेचने के निर्णय के खिलाफ कर्मचारी यूनियन ने मंगल आंदोलन का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को नैनीताल बैंक के अधिकारियों ने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में रिपोर्टिंग बंद कर दी। कई अधिकारी ग्रुपों को छोड़ दिया। तय किया गया कि शुक्रवार को नैनीताल स्थित प्रधान कार्यालय में बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। हल्द्वानी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ ही शाखाओं में भी विरोध प्रदर्शन होगा। 100 साल पुराने नैनीताल बैंक को बेचने में मोहर लगा दी गई है। 12 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा की बोर्ड बैठक में नैनीताल बैंक को बेचने की मंजूरी दे दी। इसके बाद बीओपी नैनीताल बैंक में अपनी पूरी 98.57% हिस्सेदारी को बेचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलियां आमंत्रित कर दी है। इस घोषणा के साथ ही बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों में आक्रोश है। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसे बेचने के बजाय बीओबी में मर्ज करने की बात की है। बैंक अधिकारियों कर्मचारियों ने निर्णय के विरोध में आज से काली पट्टी बांधकर काम करते हुए विरोध का निर्णय लिया। इसके अलावा शुक्रवार को नैनीताल स्थित मुख्यालय में अधिकारी यूनियन विरोध प्रदर्शन करेंगे। सूखाताल में अवैध रूप से बन रहे 44 घरों को तोड़ने के लिए शुक्रवार सुबह पहुंची जिला विकास प्राधिकरण की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। करीब 3 घंटे तक हंगामा हुआ। कई बार माहौल बेहद गर्म होते हुए हाथापाई तक पहुंचा नजर आया। विधायक सरिता आर्या के हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को घर खाली करने की 15 दिन का समय दे दिया। सूखाताल में अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए पहुंची डीडीए की टीम को क्षेत्रवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्राधिकरण की कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों लोग सूखाताल की सड़कों पर धरने पर बैठे। लोगों ने प्राधिकरण की टीम को सूखाताल क्षेत्र के भीतर ही प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय, एसडीएम राहुल शाह से लोगों की तीखी बहस और नोकझोंक हुई। स्थानीय लोग धरने पर अड़े रहे, जिस पर प्राधिकरण ने बल प्रयोग की तैयारी कर ली। इसी बीच मौके पर पहुंचा विधायक सरिता आर्या ने प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता की। इसके बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई की 15 दिन के लिए स्थगित करते हुए लोगों से तय समय के भीतर घर खाली करने को कहा। इस दौरान एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार नवाजिब मलिक, अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल, सीओ विभाग दीक्षित, सभासद गजाला कमाल, रोहित भाटिया, बिक्की वर्मा, आशा, कविता, सीमा आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के जंगल इस बार जाड़ों में भी आग के लपेटे में आ रहे हैं। नवंबर से अब तक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया असतन 14 फायर अलर्ट रोज भेज रहा है। वहीं वन विभाग फायर अलर्ट को पूरी तरह प्लानिंग के साथ काम करने की बात कह रहा है। बावजूद इसके राज्य के जंगलों में आग की घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं। पारंपरिक तौर पर वन विभाग 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन मानता है, लेकिन बीते कुछ सालों में जाड़ों में भी आग लगने की संभावना घटनाओं ने वन विभाग को चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते एफएसआई की ओर से बीते 1 नवंबर से सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से फायर अलर्ट वन विभाग को भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह अलर्ट सभी वन प्रभागों में भेजे जा रहे हैं। 1 नवंबर से 14 दिसंबर तक एफएसआई ने 635 फायर अलर्ट वन विभाग को भेजे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड महिला व मानवाधिकार संगठन ने तैयार की गई अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को शुक्रवार को नैनीताल में सार्वजनिक किया। अंकिता की हत्या के बाद बवाल को देखते हुए महिला व मानवाधिकार संगठन ने अपनी प्रारंभिक जांच में सरकारी तंत्र की लापरवाही और शासन के लोगों को सबूतों को नष्ट करने का जिम्मेदार बताया। गुरुवार को नैनीताल स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए कम्युनिटी रिपोर्ट सार्वजनिक किया। राज्य आंदोलनकारी राजीव लोचन शाह ने कहा कि 6 राज्यों की 20 सदस्यीय टीम ने अलग अलग दलों में बढ़कर 27, 28, 29 अक्टूबर को डोभ, श्रीकोट, श्रीनगर, ऋषिकेश और देहरादून का दौरा कर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की है। टीम ने अंकिता के माता पिता, गांव के लोगों से आंदोलन कर रहे संगठनों, वनतरा रिजॉर्ट, हत्या स्थल का भ्रमण कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इसको टीम में नैनीताल में सार्वजनिक करते हुए मामले की जांच जल्द से जल्द सीबीआई से कराने की मांग की है। संगठन के लोगों ने डीजीपी उत्तराखंड, एसआईटी प्रमुख पी रेणुका देवी, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर अंकिता मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही सरकार से महिलाओं की सुरक्षा करने, पर्यटन उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, सरकारी गैर सरकारी कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते महिला हेल्पलाइन का सही ढंग से कार्य करवाने की मांग की। इस दौरान प्रोफेसर शेखर पाठक, वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन शाह, चंद्रकला निर्मला बिष्ट, उषा भट्ट, पदम गुप्ता, विजय नैथानी, शकुंतला मनदीप, माया चिलवाल आदि मौजूद रहे। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंगस्टर रितेश पांडे पर पुलिस का शिकंजा तेजी से कस रहा है। डीजी और डीआईजी की संस्तुति पर मामले की जांच एसटीएफ के हवाले कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने गैंगस्टर रितेश के बैंक खातों को सीज कर दिया है। संपत्ति को जब्त करने की तैयारी की जा रही है। हल्द्वानी रोड स्थित निवासी रितेश पर नैनीताल, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा और बागेश्वर के युवाओं से नौकरी के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। इसके खिलाफ अलग अलग जिलों के थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। नैनीताल पुलिस आरोप पर 2500 का इनाम घोषित कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर चुकी है। इस बीच
कुछ दिन पूर्व ही अल्मोड़ा पुलिस ने रितेश को गिरफ्तार किया। इस बार भी आरोपी पुलिस के शिकंजे से न छूट पाए, इसके लिए पुलिस ने रितेश के झांसे में आए लोगों से आगे आकर शिकायत करने की अपील की है। 18 दिसंबर को होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। सघन जांच और वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और आयोग ने रणनीति बना ली है। सभी परीक्षार्थी को उसके प्रवेश पत्र और पहचान के साथ वीडियोग्राफी की भी जाएगी। पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी PAC IRB अग्निशामक परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। हर जिले के जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं। मानवाधिकार आयोग ने उत्तराखंड रोडवेज की बसों से सॉकर हटाकर यात्रियों की सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़ करने के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस मामले में परिवहन सचिव और रोडवेज के GM से 4 सप्ताह में रिपोर्ट तलब कर ली है। रोडवेज के बेड़े से 1251 बसें हैं, जिनमें से 919 बसें खुद रोडवेज की हैं। रोडवेज ने खुद ही बसों में सॉकर की मरम्मत की बजाय उन्हें निकाल दिया है, जिसके अपने अखबार हिंदुस्तान ने 17 अक्टूबर के अंक में उत्तराखंड रोडवेज की बसों में यात्रियों की जान से खिलवाड़ शीर्षक के मुद्दे को उठाया था। उत्तराखंड को खनन से करीब 225 करोड़ की रॉयल्टी हर साल देने वाले वन निगम में लाट से खनन बंद है। हालांकि 1 अक्टूबर से शासन ने सभी खनन गेट खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन वन निगम की रॉयल्टी निजी खनन पट्टों से ज्यादा होने और कई गेटों में कांटों के संचालन की वजह से काम बंद हो गया, जिससे करीब 90 करोड़ के नुकसान की आशंका के बीच वन निगम ने शासन से रॉयल्टी समान करने की मांग की। वन निगम में गोला, कोसी, दापका, शारदा, गंगा, यमुना, सौंग और जाखन सहित कई नदियों में करीब 40 गेटों से खनन होता है। 1 अक्टूबर से शासन ने खनन के विधिवत आदेश पर दिए थे। निजी पट्टों में खनन हो रहा है, लेकिन वन निगम के करीब आधे गेटों में कुछ दिन खनन हुआ और फिर बंद हो गया। हालांकि यह रॉयल्टी का रेट 20 रुपये प्रति घन मीटर है, जबकि निजी पट्टों में यह करीब 12 रुपये। ऐसे में ज्यादातर ठेकेदार और डंपर चालक निजी पट्टों से खनन करने लगे हैं। वहीं वन निगम में JCB से खनन की मनाही के चलते मजदूरों से चुगान होता है, जिस कारण दिन भर में एक गेट से 8 से 10 ट्रक ही भरे जाते हैं, जबकि निजी पट्टों JCB से 1 घंटे में 8 से 10 ट्रक भर दिए जाते हैं। उधर शासन ने 2 माह के रॉयल्टी का आधा यानी करीब 30 करोड़ का डेड रेट भी मांगा है, जिससे वन निगम को करीब 90 करोड़ का नुकसान हो चुका है।